आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखा था। आज उसी के आगे कुछ। सबसे पहले हम चलते हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस का मतलब होता है किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। ये मान लेते हैं दर्पण है और ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है। ये सब आपको पता होगा। दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मान लेते हैं, यहाँ कहीं फोकस इसका है, जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। संयुग्मी फोकस का मतलब होता है किसी दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह दो बिंदु जिसमें प्रथम बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। उसी को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस। वही क्या कहलाता है? संयुग्मी फोकस। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है और एक वस्तु हमने ले लिया ए बी। इसका प्रतिबिंब देखिए, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और एक मान लेते हैं वक्रता केंद्र से होकर चली गई। तिरछी जा रही है, इसको सीधी कर लें। यही है, ये वक्रता केंद्र सी। तो इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं यहां पे बन गया बी डैश ए डैश। तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। अगर हम यहां पे रखें तो इसका प्रतिबिंब इस पे बनेगा, और यहां पर वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब इस पे बनेगा। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं, बिंदु बी और बी डैश को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। लेकिन इसके लिए प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होना चाहिए। अतः केवल अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस हो सकता है, उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं हो सकता। यानी किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित वह दो बिंदु जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, वो संयुग्मी फोकस। इस चित्र में बी और बी डैश ये संयुग्मी फोकस है। तो ये तो हो गया संयुग्मी फोकस। अब चिन्ह परिपाटी या दूरियां नापने का नियम। आप लोग तमाम प्रतिबिंब बनाए हैं इसके पहले भिन्न भिन्न स्थितियों में। तो जब भिन्न भिन्न स्थिति में प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, इन सारी चीजों की दूरियां नापने का नियम होता है। और दूसरी बात यह है, इनका अलग अलग चिन्ह होता है। वही यहां पे बताया जाएगा। सबसे पहला नियम यह है कि कोई भी आपतित किरण दर्पण से सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। आपतित किरण दर्पण से, या आगे लेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी सदैव बाईं तरफ से जाती है। और दूरियां नापने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं, जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसको आप जानते होंगे। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो इसी तरह यहाँ पे 4 चतुर्थांश, जो एक्स अक्ष वहां पर हुआ करता था निर्देशांक ज्यामिति में, इस एक्स अक्ष को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वहां के एक्स अक्ष को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और ये मान लेते हैं कोई दर्पण है, ये तो हमने बना दिया है अवतल दर्पण। चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, सबके लिए ये बात सही है। ये अवतल दर्पण है और ये दर्पण का ध्रुव P को हम मूल बिंदु कहते हैं। P मूल बिंदु है
दर्पण का ध्रुव, और जितनी भी दूरियां होंगी सब इसी ध्रुव से ही नापी जाएंगी, P से। अब P से जो दूरियां दाहिनी तरफ नापी जाएंगी, P से दाहिनी तरफ इधर नापेंगे वो धनात्मक, दाहिनी तरफ नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक। अगर हम P के दाहिनी तरफ नापेंगे तो वो होगी धनात्मक, और P के बाईं तरफ अगर इस दिशा में नापेंगे, यही P से मूल बिंदु से दर्पण के ध्रुव से अगर बाईं तरफ नापेंगे तो ये दूरी होगी ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगी? जब हम बाईं तरफ नापेंगे। ऐसा ही गणित में भी होता है, निर्देशांक ज्यामिति में। जब हम P से ऊपर कोई चीज नापते हैं, ऊपर और नीचे नापने के लिए हम मुख्यतः प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का प्रयोग करते हैं। प्रतिबिंब कितना लंबा है वही ऊपर नीचे बन सकता है, बाकी दूरी तो इसी एक्स अक्ष पर यानी मुख्य अक्ष पर ही नापी जाएगी। तो जब ऊपर हम नापते हैं तो ये धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं ऊपर की तरफ जब हम नापेंगे, और नीचे की तरफ जब हम नापते हैं तो वो दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो सेम वही है जैसा कि मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है, जब नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक और ऊपर नापेंगे तो धनात्मक। तो यही चिन्ह परिपाटी है। हम मान लेंगे दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु के दाहिनी तरफ अगर नापेंगे तो धनात्मक, बाईं तरफ नापेंगे तो ऋणात्मक, ऊपर नापेंगे तो धनात्मक, नीचे नापेंगे तो ऋणात्मक। इसी आधार पर आप लोगों ने देखा है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल क्या, पहले हम अवतल दर्पण ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिबिंब उसी से बना हुआ था। अवतल दर्पण के लिए ये चीज आप लोग याद कर डालेंगे। जो आगे अभी कुछ सूत्र बताए जाएंगे उन पर न्यूमेरिकल प्रश्नांकित प्रश्न होते हैं, तो ये चिन्ह परिपाटी अगर आपको याद रहेगी तो आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है, निगेटिव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है, निगेटिव। वस्तु की दूरी, फोकस दूरी को m से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, दोनों ऋणात्मक होंगे। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है वही वस्तु की दूरी कहलाती है। इसे u से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी इसे u से प्रदर्शित करते हैं। ये सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। प्रतिबिंब की दूरी के लिए अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब तो ऋणात्मक, और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब तो ये दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव। इतनी चीज आपको याद रखना है। अभी एक और है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई अगर ऊपर की तरफ नापी गई है एक्स अक्ष के या मुख्य अक्ष के ऊपर तो धनात्मक, आमतौर पर यह धनात्मक ही होती है। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक,
वास्तविक के लिए ऋणात्मक और आभासी के लिए धनात्मक, आभासी के लिए धनात्मक, आभासी के लिए होगी धनात्मक। ये चीज आपको याद करना है। अगर हम उत्तल दर्पण ले लेंगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये धनात्मक हो जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अभी अवतल को हम मिटाकर उत्तल लिख रहे हैं। उत्तल दर्पण के लिए तो फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या ये भी धनात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनता ही नहीं है, और आभासी प्रतिबिंब की धनात्मक होती है। वस्तु की लंबाई धनात्मक ही लेंगे आमतौर पे, प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होती है। इतनी चीजें आपको याद कर डालना है। यह है दूरियां नापने का नियम। दूरी हमेशा मुख्य अक्ष से ही मुख्य अक्ष पर नापेंगे और ध्रुव से नापेंगे। अब गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी आपको मालूम है f से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक सूत्र लिखवाया गया था पहले भी, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। कोई पूछे वक्रता त्रिज्या क्या है, बटा 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। वक्रता त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, f बराबर r/2। ये है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आपको मालूम है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या के लिए f और r धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। f तथा r ऋणात्मक होते हैं, ये याद रखिएगा। और जब अवतल के लिए हो गया तो उत्तल के लिए ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे। अवतल दर्पण के लिए f तथा r ऋणात्मक होते हैं तो उत्तल के लिए f और r धनात्मक होंगे। अब गोलीय दर्पणों के लिए u, v तथा f में संबंध। u माने दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f दर्पण की फोकस दूरी। और इनमें संबंध होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही सूत्र आप लोग याद कर डालिएगा। गोलीय दर्पणों के लिए u, v तथा f में संबंध। u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, u बराबर दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यह सदैव ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है लिखने। v दर्पण या खाली ध्रुव लिख देते हैं, दर्पण आप लोग समझ लीजिएगा। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी,
प्रतिबिंब की दूरी। अब यहां देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तविक के लिए, वास्तविक क्या, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, और जब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक तो आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक, आप लोग खुद समझ जाइएगा। और F बराबर फोकस दूरी, कोई पूछे किसकी फोकस दूरी तो आप बता दीजिएगा दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की धनात्मक। अगर उत्तल दर्पण की धनात्मक तो अवतल की अपने आप समझ जाइएगा ऋणात्मक। गोलीय दर्पणों का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। ये कहते हैं वस्तु की लंबाई, वस्तु नहीं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर होता है I बटा O, या फिर इसी के बराबर होता है -v अपान u। ये सूत्र आप लोग याद कर डालेंगे। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपान O या -v अपान u। गोलीय दर्पणों की पहचान या दर्पणों की पहचान। तो दर्पण की पहचान करने की दो विधियां, एक स्पर्श करके, स्पर्श करके का मतलब छू कर, छूने का मतलब जब हम ऐसे किसी दर्पण को छुएंगे तो कोई भी भाग यदि उभरा हुआ या दबा हुआ ना हो तो वो दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा। या फिर कोई दर्पण ले लें, दर्पण के ऊपर एक स्केल ले लें, स्केल को रखें परावर्तक तल पर। अगर स्केल का पूरा भाग उस दर्पण पर सटा हुआ है तो हम कहेंगे कि वह दर्पण समतल दर्पण है। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब बीच में उभरा हुआ और किनारे पर दबा हुआ। बीच में उभरा हुआ तो स्केल को हम यहां पे रखेंगे, ऐसे ऐसे देखिए स्केल को हम रख दे रहे हैं, तो बीच में तो स्केल टच करेगी लेकिन किनारे किनारे पर टच नहीं होगा, तो ये दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। और परावर्तक तल पर अगर हम तीसरा दर्पण को चेक करें, अवतल दर्पण को, तो किनारे दोनों उसके टच होंगे लेकिन बीच में जगह रहेगी, यानी बीच में दबा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ, तो वो अवतल दर्पण होगा। ये तो स्पर्श करके हुआ। एक प्रतिबिंब देखकर होता है। प्रतिबिंब देखकर हम कैसे पहचान करते हैं? यदि हम वस्तु को दर्पण की भिन्न भिन्न स्थितियों में ले जाएं, आगे पीछे, और यदि प्रतिबिंब हमेशा सीधा सीधा बने और वस्तु के आकार के बराबर बने, हमेशा सीधा और वस्तु के आकार के बराबर बने,
तो हम कहेंगे वह दर्पण समतल दर्पण होगा। दूसरी स्थिति में यदि हम दर्पण को पास ले जाएं तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने। वस्तु को दर्पण के पास ले जाएं तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा, और दूर अगर हम ले जाएं धीरे धीरे तो प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बड़ा बनने लगे, एक बार छोटा बने एक बार बड़ा बने, तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। यानी जब दर्पण के पास वस्तु को ले जाएं तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने, और जैसे जैसे हम दूर लेते जाएं प्रतिबिंब बड़ा से छोटा होता जाए, तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। और तीसरी स्थिति, वस्तु को हम चाहे जहां रखें हमेशा प्रतिबिंब छोटा और सीधा बने। वस्तु चाहे जहां रहे प्रतिबिंब सीधा और छोटा बने तो हम कहेंगे वह उत्तल दर्पण है। इसके बाद दर्पणों का उपयोग। सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार और तमाम जो गाड़ियां होती हैं उसमें ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा हुआ होता है साइड दर्पण, वो उत्तल दर्पण होता है। इसका कारण ये है कि इसमें सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है और काफी दूर तक की चीजें आसानी से दिखाई देती हैं। अतः स्कूटर, मोटर कार आदि गाड़ियों में ड्राइवर के साइड का जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। गली व बाजारों में या स्ट्रीट लाइटों में जो लैंप लगे होते हैं उसमें जो परावर्तक दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे प्रकाश ज्यादा दूर तक फैल जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नजदीक रखकर हम उसको देखते हैं तो हमारा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे स्पष्ट दिखाई देता है, दाढ़ी आसानी से बन जाती है। नाक, कान, गला आदि के निरीक्षण में डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ये तो दर्पणों के उपयोग हो गए। दर्पणों से संबंधित कुछ आंगिक प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दिया हुआ है? दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 46 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान ये देना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, अभी पीछे इसी आर्टिकल में बताया गया है। तो दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो फिलहाल धनात्मक होगी तो धनात्मक लिखा नहीं जाता, 46 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या R हमें ज्ञात करना है। एक सूत्र अभी आपको बताया गया, आपको मालूम होगा F बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो R बराबर हो जाएगा 2 गुणे F को 2 को इधर लाइए, यहाँ भागे इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। मान रखिए R बराबर 2 गुणे F का मान है 46, 46 दूना 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92 सेंटीमीटर, ये उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहा जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न हल करते समय जिस राशि को ज्ञात करना हो उसका चिन्ह आप कभी नहीं लिखेंगे, बल्कि जो आपको दी गई है उनको चिन्हों के साथ लिखेंगे। प्रश्न हल होने के बाद जो चिन्ह आएगा वही सही उत्तर होगा। तो हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे देख लें। हल में दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U बराबर 30 सेंटीमीटर,
आपको बताया गया है u सदैव ऋणात्मक, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। तो हमने माइनस लिख दिया, u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। फिर दिया है 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर रेखीय आवर्धन दिया हुआ है, रेखीय आवर्धन m बराबर 3, m बराबर 3। m बराबर आपने पढ़ा है -v/u बराबर 3, क्योंकि होता है m बराबर I/O या -v/u। तो -v/u बराबर 3, या फिर हम लिख दें -v बराबर 3 गुणे u। अब u का मान ऊपर से खोज के लिखेंगे, तो -v बराबर हो जाएगा 3 गुणे -30, यानी 30×90 -90। अब चूंकि प्रतिबिंब आभासी है, चूंकि प्रतिबिंब आभासी, अतः v धनात्मक होगा। v धनात्मक होगा, तो धनात्मक कर दें तो ये माइनस माइनस, तो वो भी माइनस आ जाएगा क्या? ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया v बराबर 90। अब दर्पण का सूत्र आपको मालूम होगा, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f यह भी ज्ञात करना है, बराबर 1/v, v का मान 90, प्लस प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये -30, 1/30। अब 1/f बराबर लासा लेंगे 30 और 90 का, तो आएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी 1 3 एकम 30 3 90, और यहाँ 30 में यानी 3 बराबर हो गया -2/90, या 2 एकम 2 45। ये आ गया 1/f बराबर -1/45। तो f बराबर आ गया -45। ये इतना उत्तर है। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। यहां देखिए मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। तो यहां हमको दिया गया है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले u माने वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी का मतलब दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष पर वस्तु जितनी दूरी पर रखी गई, ये है 30 सेंटीमीटर। u आपको मालूम होगा सदैव ऋणात्मक होता है, 30 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब की दूरी v बराबर, कहा जा रहा है प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी जब ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर पर होगा, और उसी दिशा में होगा तो ये भी ऋणात्मक, उसी दिशा में होगा तो ये भी ऋणात्मक होगा।
अब देखिए पुनः आवर्धन बराबर, आवर्धन m बराबर होता है -v अपान u। मान रख दीजिए इसमें m बराबर -v का मतलब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 23 बटा -23 -1, चूंकि आवर्धन ऋणात्मक होता नहीं है अतः आवर्धन बराबर 1।